हेलो गाइस, वेलकम टू वीएस एजुकेशनल प्लेस। गाइस, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं बीपीएसई 144 बुक की, जिसका नाम है दक्षिण एशिया का एक परिचय। पूरे दक्षिण एशिया के बारे में हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए गाइस, इस बुक की शुरुआत कर लेते हैं। आज इस बुक का एग्जाम होने वाला है 10 दिसंबर को। तो चलिए गाइस, एग्जाम से पहले पूरी बुक को हम कंप्लीट कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, दक्षिण एशिया के अंदर जो देश आते हैं वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो इन्हीं देशों के बारे में हम इस बुक में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट यूनिट की, फर्स्ट इकाई की। इस बुक में टोटल 11 इकाइयां हमारी होने वाली है। एक एक इकाई की एक एक वीडियो हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं पहली इकाई की, जिसका नाम है एक भूभाग के रूप में दक्षिणी एशिया। तो चलिए गाइस, शुरुआत कर लेते हैं। इसमें जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं वो है दक्षिण एशिया का भूगोल, इतिहास, राजनीति। यानी कि एक तरीके से हम दक्षिण एशिया का भूगोल, इतिहास, राजनीति सब जान लेंगे। हालांकि ये किताब हमारी सामाजिक विज्ञान की, राजनीति की है, लेकिन इसमें हम सामाजिक विज्ञान के तीनों पहलुओं के बारे में एक हल्का सा आइडिया लेने वाले हैं। तो चलिए गाइस, इसमें हमारी नॉर्मल से इम्पोर्टेंट पॉइंट है दक्षिण एशिया का भूगोल, इतिहास और राजनीति। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इस इकाई का रहने वाला है वो है वैश्विक भू राजनीतिक में दक्षिणी एशिया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है। यही टॉपिक एग्जाम में अक्सर आता है। तो चलिए गाइस, सभी पॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आर्थिक विकास के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं परिचय, जिससे हमें हो जाता है थोड़ा आइडिया कि इस इकाई में क्या क्या हम पढ़ेंगे। दक्षिण एशिया एक भूभाग के रूप में क्षेत्रीय संगठन की शास्त्रीय परिभाषा का उदाहरण है। पारंपरिक व्याख्या के अनुसार एक क्षेत्रीय कई राष्ट्र राज्यों से मिलकर एक भूभाग बनाता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर उसी से जुड़ी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध, भाषाई और सांस्कृतिक पहचानों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम इसके उप क्षेत्रों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानेंगे, सिर्फ इसकी क्षेत्रीय क्षमताएं, भौगोलिक विशेषताएं, भाषीय, जातीय, संस्कृति पहचानों से ही हम यहाँ पर अवगत होने वाले हैं, जो कि दक्षिण एशिया का निर्माण करते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान सहित अन्य देशों का गठन है, जिसे हम दक्षिणी एशिया कहते हैं, जो कि पहले भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था। औपनिवेशिक संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप या फिर एशिया के दक्षिण में दक्षिणी एशिया के रूप में अधिक जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग किया जाता है इन सभी देशों को मिलाकर जो स्थान बनता है उसके लिए हम दक्षिणी एशिया का नाम यूज करते हैं। जो इस शब्द का उपयोग नियमित रूप से करते हैं वो बहुपक्षीय संस्थाएं हैं, जैसे कि IMF, विश्व बैंक, WTO, संयुक्त राष्ट्र। तो ऐसी जगहों पर दक्षिण एशिया का नाम यूज होता है, क्योंकि वहाँ पर संयुक्त रूप से राष्ट्रों के ऊपर ही काम होता है। तो इसी वजह से दक्षिणी एशिया में ये सभी देश आ जाते हैं। उप क्षेत्रीय इकाई के रूप में किया जाता है, तो उप क्षेत्र के रूप में एक दक्षिणी एशिया नाम दे दिया गया है इस क्षेत्रीय समूह का, जिसमें दक्षिण एशिया के कुछ देश आते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे डिटेल में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि शार्क के निर्माण करती हैं, जो कि औपचारिक रूप दिया गया है इसको। शार्क आपको नाम याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है। दक्षिण एशिया के भूगोल के बारे में जान लेते हैं। दुनिया की सबसे आबादी वाला क्षेत्र है दक्षिण एशिया। इसकी आबादी लगभग 1.6 अरब की आबादी है, जो कि कुल आबादी का, दुनिया की कुल आबादी का 5वां हिस्सा है। इसके अंदर बहुत सारे जातीय, धार्मिक और भाषा के लोग रहते हैं। इसकी जनसंख्या में यही इसकी विशेषता है। इसके अलावा इसके भौगोलिक विस्तार में हिमालय बेल्ट उत्तरी बेल्ट के बिल्कुल अलग है। हिमालय क्षेत्र है जो वो उत्तर वाले क्षेत्र से बिल्कुल अलग क्षेत्र है। दक्षिणी प्रायद्वीप में ढक्कन के पठार की अलग विशेषता है, जिसके बीच में इंडो गंगा और रेगिस्तान मैदान है। ये तीन विशेषताएं दक्षिण एशिया राज्यों के बीच राजनीतिक सीमाओं को काटती है। तो भूवैज्ञानिक टेम्पलेट का हिस्सा बन जाते हैं। इसके अलावा द्वीपीय राज्य
जैसे कि श्रीलंका, मालदीव, और भू-आबी राज्य जैसे कि नेपाल और भूटान, इनकी जो विशेषताएं हैं भौगोलिक वो अलग हैं। यानी कि इन सभी क्षेत्रों की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने वाली हैं। सामान्य भौगोलिक और निकटवर्ती सीमा अक्सर राजनीतिक सीमाएं पैदा करती हैं। दक्षिण एशिया में यह सीमा अंतर्राज्य संबंधों को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि जो भारत और पाकिस्तान की सिंधु नदी है वो, और भारत बांग्लादेश में गंगा नदी के बीच में सीमा का बंटवारा होता है, और इसी तरह इनके बीच में संघर्ष पैदा ना हो इस वजह से इन्हीं पॉइंटों पर कुछ संधियां की गई हैं। जैसे कि सिंधु जल संधि 1960 में की गई थी, गंगा जल बंटवारा संधि 1966 में की गई थी। तो भारत और अन्य देशों के बीच आम एवं खुली सीमाएं अक्सर अवैध प्रवास और तस्करी का एक प्रमुख कारण रही हैं। इसके अलावा जो राज्य भर में आतंकवाद व उग्रवाद प्रदान कर रही हैं, इसी वजह से वो उग्रवाद बढ़ रहा है खुली सीमाओं के कारण। भारत श्रीलंका विवाद, पाकिस्तान जलडमरू मध्य विवाद और बंगाल की खाड़ी भारत बांग्लादेश समुद्री विवाद इन सीमाओं का कुछ उदाहरण है जिससे बहुत बड़ी समस्याएं सामने आती रही हैं। दक्षिणी एशिया के आकार की विषमता एक विशेषता भी है जिसकी वजह से सभी राज्यों को इसे जूझना पड़ता है। भारत लगभग 3/4 भूभाग में है, 70% आबादी और साधनों के समान प्रतिशत पर कब्जा करता है। अत्यंत विविधता वाला और असमानता के बावजूद भी इसके जो क्षेत्र की भूगोल है वो सभी देशों के समान ही प्रभावित होती है। इसमें जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, बाढ़, भूकंप जैसी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सहयोगी रणनीतियां तैयार करने की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसके इतिहास की बात करें तो आधुनिक दक्षिण एशिया ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान निर्मित राजनीति और प्रशासनिक संरचनाओं को ही अपनाता है। इसकी विशिष्ट पहचान संस्कृति और धर्म है, उन्हीं का प्रभाव इस पे पड़ा है। जो कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है, वो उसके अलावा आर्य वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म का उद्भव, इस्लाम का प्रभाव, तो इन सभी का प्रभाव इस क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। सिंधु घाटी की बात करें तो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रही थी। तो दक्षिणी एशिया के उत्तर पश्चिम में बसी हुई थी सिंधु जो कि अभी आधुनिक पाकिस्तान में मानी जाती है, सिंधु नदी। तो यह सभ्यता अपने शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, ईंट के घर, धातु विज्ञान, हस्तशिल्प के लिए मानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो थे जो हाल के पाकिस्तान में है। इनके अध्ययनों से निष्कर्ष निकला है कि आज के दक्षिण एशिया में रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा आनुवंशिक योगदानकर्ता उस आबादी के लोगों का है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखते थे। वैदिक काल की अगर बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के दौरान इस उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में इंडो गंगा के मैदानों तक फैली हुई कांस्य युग से मेल खाती हुई सभ्यता थी। इसी के अंदर वेदों की रचना हुई, वेदों का काल माना जाता है इसे। हिंदू शास्त्र ग्रंथ जो समाज, राजनीति और समय के लिए प्रचलित थे। बाद के वैदिक काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और श्रम श्रेणी आंदोलनों का उदय देखने को मिल जाता है जिसने त्याग, तप और ज्ञान को बढ़ावा दिया। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में प्रारंभिक विस्तार के बाद हमें बौद्ध धर्म सीलोन और दक्षिणी पूर्व एशिया में चीन तक फैलने का मिल जाता है कि बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ था, इसके प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा उपमहाद्वीप में इस्लाम का आगमन भी शुरू हो गया था जो कि अरबों, तुर्कों, मंगोलों के आक्रमणकारी सेनाओं के माध्यम से हुआ था। इसके बाद मुगल शासकों के राजनीतिक सुदृढ़ीकरण ने उपमहाद्वीप पर एक राजनीतिक धार्मिक व्यवस्था को आरोपित किया जिसने दक्षिण एशिया को अपनी समकालीन बहुसंस्कृति पहचान बना ली, जिससे दक्षिण एशिया की जातीयता और भाषा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और जो हमेशा इसके अनुकूल नहीं थे। लेकिन यह केवल युद्धों और संघर्षों का ही परिणाम नहीं था,
इसके अलावा उसका प्रचार भी हुआ था, युद्ध और संघर्षों का भी परिणाम था और उसके अलावा उसका प्रचार भी किया गया था। 200 वर्षों से भी अधिक तक चलने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की और आधुनिक दक्षिण एशिया की प्रशासनिक और कानूनिक पहचान का आधार बन गया। तो इसके साथ ही राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ, उपमहाद्वीप में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन होना शुरू हो गया, औपनिवेशिक दरारें पैदा कर दी गई। इसके बाद इस क्षेत्र को परेशानियों से गुजरना पड़ा, भारत पाकिस्तान संघर्ष देखने को मिला, उसके बाद बांग्लादेश मुक्ति का संघर्ष देखने को मिल जाता है, श्रीलंका में सिंहाली तमिल संघर्ष देखने को मिल जाता है, उत्तर पूर्व में विद्रोह सहित उत्तर उपनिवेशिक काल में दक्षिण एशिया की राजनीतिक में प्रमुख फ्लैश पॉइंट देखने को मिल जाते हैं हमें इसी तरह के। तो औपनिवेशिक काल और उसकी विरासत के लिए की गई राजनीति, जिससे दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक राज्य प्रभावी ढंग से संबोधित नहीं कर सके। अगले भाग में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे, तो चलिए जान लेते हैं इस राजनीति के बारे में भी। दक्षिण एशिया में राजनीति किस तरीके से हुई औपनिवेशिक काल के बाद। दक्षिण एशिया में राजनीति के कुछ सामान्य जो विशिष्ट लक्षण थे, विशेषताएं थी, वो संसदीय प्रणाली की वेस्टमिंस्टर शैली की तरह थी, उसी की तरह दिखाई देती थी। तो अधिकांश देशों में अलग अलग समय पर पार्टियां और राजनीतिक लामबंदी की प्रकृति का पालन किया गया। धार्मिक, जातीय, भाषाई विविधताओं के बाद भी राजनीतिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में इसकी विशिष्टता अधिक रही है। इस विविधता को नियंत्रित करने के लिए सत्ता और अधिकार को केंद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता राजनीति शुरू हो चुकी है। जबकि हाल के वर्षों में चुनावी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीति ने दक्षिण एशिया में एक स्पष्ट परिपक्वता दिखाई है। दक्षिण एशिया में राजनीति का अध्ययन जिन विषयगत ढांचे के तहत किया जा सकता है वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं सरकार के स्वरूपों के बारे में। तो औपनिवेशिक काल के बाद काफी हद तक सभी देश स्वतंत्र हो चुके थे और अलग अलग सभी ने सरकारों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इसमें सभी ने नए संविधानों को अपनाया। बाद में द्विसंसदीय विधायिका के संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिंस्टर मॉडल का पालन करने का विकल्प चुना। दूसरी ओर कुछ देशों ने अर्धराष्ट्रपति प्रणाली का पालन किया, जिसमें राष्ट्रपति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो बदले में राज्य के साथ सरकार के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे देश भी थे दक्षिण एशिया में जिन्होंने संवैधानिक राजतंत्र का प्रयोग किया, जिसे बाद में संसदीय प्रणाली में बदल दिया गया। भारत ने संघीय विशेषताओं के साथ सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन किया, केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारा किया और इसमें जो संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचले सदन को लोकसभा के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट संसद के प्रति जवाबदेही होती है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। और पाकिस्तान में द्विसंसदीय जो विधायिका है उसको अपनाया गया। उच्च संसद के रूप में सीनेट और निचले संसद के रूप में नेशनल एम्बेसी के संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था। तो पाकिस्तान की सरकार का एक अर्ध राष्ट्रपति रूप था। सरकार ने सेना की बढ़ती भूमिका के साथ 2010 में 18वें संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया गया था। इसके अलावा बांग्लादेश की बात करें तो जातीय संसद नामक एक संसदीय विधायिका थी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती थी। बांग्लादेश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्र विशिष्ट आबादी वाले जिलों के आधार पर तय किया जाता था। नेपाल में संघीय व्यवस्था द्विसंसदीय विधायिका थी। प्रतिनिधि सभा के 7 प्रांत निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे, सीधे चुनाव होते थे। नेशनल एम्बेसी में प्रांतों के इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा चुने गए सदस्य शामिल हुआ करते थे। राष्ट्रपति का कार्यालय 2008 में नेपाल के राजशाही समाप्त होने के बाद ही बनाया गया था। यह राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। श्रीलंका में 1978 में संविधान के बाद अपनाई गई अर्ध कार्यकारी अध्यक्षता की एक प्रणाली थी।
जहां वह राज्यों के साथ साथ सरकार का शक्तिशाली प्रमुख होता था और प्रधानमंत्री उसके उप के रूप में कार्य करता था। तो जो जबकि श्रीलंका में संसदीय विधायिका थी, तो 1962 में इसे नेशनल स्टेट एम्बली नेशनल स्टेट असेंबली या वर्तमान संसद के साथ सीनेट और उन्मूलन के सदनीय बना दिया गया था। मालदीव के सदनीय विधायिका में राष्ट्रपति प्रमुख हैं। राष्ट्रपति राज्यों और सरकार का पूर्ण नियंत्रण रखता है। भूटान में 2007 में द्विसंसदीय प्रणाली का निर्माण किया गया, जिसमें उच्च सदन के रूप में राष्ट्रीय परिषद और निचले सदन के रूप में राष्ट्र सभा को बनाया गया। एक संवैधानिक सम्राट के रूप में राजा, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की नियुक्ति की गई। इस प्रकार दक्षिणी एशियाई देशों में सरकारों के विविध रूप हमें देखने को मिल जाते हैं। अलग-अलग देश में अलग-अलग सरकार के रूप हमें देखने को मिल जाते हैं, जो अक्सर उस समय की राजनीतिक परिस्थिति के आधार का अनुमूलन और संशोधन करते रहते हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल जो कि दक्षिण एशिया के राजनीतिक दल हैं, उनके अंदर भी हमें विकास और प्रदर्शन के कुछ विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है प्रोटो राष्ट्रवाद का जुड़ा मुद्दा, जो कि हर एक राजनीतिक दल अपनाया करता था। इससे एक राष्ट्रवादी पहचान दी जाती थी दल को, और उसके बाद उसे राज्य और राष्ट्र में अस्तित्व में लाया जाता था। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बंगाल में अवामी लीग और सीलोन नेशनल कांग्रेस, श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी इसी तरह के कुछ उदाहरण हैं। औपनिवेशिक काल के बाद जैसे जैसे लोकतांत्रिक गहराने लगा, कई देशों में राजनीतिक विचारधारा, पहचान और जातियों के आधार पर एक बहुदलीय प्रणाली हमें देखने को मिल जाती है। पाकिस्तान में हमें पीपुल्स पार्टी, श्रीलंका में फ्रीडम पार्टी, नेपाल में कांग्रेस आदि कुछ इसी तरह के सत्ताधारी पार्टियों की व्याख्या करते हैं, जिन्होंने मोहभंग किया शुरुआती पार्टियों का। भारतीय जनता पार्टी भारत में अग्रणी राजनीतिक दल आज तत्कालीन भारतीय जनसंघ और जनता पार्टी संगठन की एक शाखा ही रही, जिसने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और संस्कृत राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें केंद्र का अधिकार राष्ट्रवादी एजेंडा रहा। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं कामकाज को गहराई से देखने पर अधिकांश राजनीतिक दलों में हमें कुछ पैटर्न दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहला कि दक्षिणी एशिया में कई राजनीतिक दलों में वंशवाद की राजनीति का आवर्तक विशेषता बनी हुई है, जैसे कि भारत में नेहरू गांधी परिवार, पाकिस्तान में भुट्टो शरीफ परिवार, श्रीलंका में कुमार तंगा राजपेक्ष परिवार, नेपाल में तत्कालीन कोराला परिवार इसी बात के कुछ उदाहरण हैं। तो ये क्षेत्रों में कितने राजनीतिक दल वंशवादी विचारों से प्रभावित हुए होंगे। परिवारों के नाम को उपमहाद्वीप के हिंसा, राजनीतिक इतिहास का संघर्ष, मुक्ति और बलिदान की यादें भरने के रूप में देखा जाता है। प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा इसी वजह से ये। तो मतदाताओं में कई बार राजनीतिक दलों के प्रदर्शन को उचित मान्यता दी गई। वंशवाद का मुद्दा सफल नहीं हुआ। दलीय राजनीति को आकार देने वाला एक और अन्य कारक जो उभर कर आता है, वो है दक्षिण एशिया में धर्म और पहचान आधारित राजनीति में बढ़ती प्रवृत्ति। इसके आधार पर राजनीति होने लगी, जहां ध्रुवीकरण और व्यक्तियों, समुदायों को उनकी पहचान, राय के आधार पर लक्षित किया जाने लगा। कभी कभी पहचान की राजनीति से अछूतता नहीं रहा, तो पहचान की जो राजनीति है वो होने लगी, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों, सांप्रदायिक दंगों, क्षेत्रवाद की राजनीति भी इन्हीं सब के कारण हुई। स्पष्ट रूप था ये
धार्मिक राजनीति का। हाल के वर्षों में इसके कुछ हमें संस्थागतकरण बढ़ता हुआ मिला है। अंतर क्षेत्रीय राजनीति की अगर हम बात करें तो जातीय, भाषा, धर्म के आधार पर, धर्म की पहचान के आधार पर सीमाओं से बहुत ही आगे बढ़ती है, जो ज़्यादातर एक औपनिवेशिक का निर्माण करती है। किसी देश के भीतर इस तरह की पहचान संघर्ष की स्थिति को पैदा कर देती है। भारत में अक्सर ऐसे संघर्ष होते रहते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार, शरणार्थी संकट, बांग्लादेश की मुक्ति में भारत की भूमिका, श्रीलंका में सहेली तमिल संघर्ष, भारत के असफल मध्यस्थता का प्रयास, राजशाही के खिलाफ संघर्ष के दौरान नेपाल की आंतरिक राजनीति उथल-पुथल और भारतीय मूल के मेंडेशियों के सवाल सभी रहे। तो ये सब उदाहरण थे कुछ इसी तरह के जिससे संबंधित देशों के साथ उसके विदेश संबंध प्रभावित हुए, भारत के विदेश संबंध प्रभावित हुए। ये कुछ ऐसे कारक थे, ऐसे मुद्दे जहां पर देशों में घरेलू राजनीति के क्षेत्रीय प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। परिणाम हमेशा असंतोषजनक रहा। तो भारत को क्षेत्र की राजनीति में शामिल होने की बजाय इस क्षेत्र से परे अपने संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए था, और साथ ही ये भी करना चाहिए था कि भू राजनीति के संदर्भ में इस क्षेत्र में चीन की भूमिका हाल के वर्षों में कुछ अधिक ही बढ़ गई है, इस तरीके से जैसे कि भारत पहले किया करता था। अब इस तरीके से चीन भारत के लिए करने लगा है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो यही है कि दक्षिण एशिया में जो राजनीतिक दल हैं उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका रहने वाला है। जान लेते हैं कुछ वैश्विक भू राजनीतिक में दक्षिण एशिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। एशियाई भू राजनीतिक परिदृश्य में दक्षिण एशिया के स्थान और स्थिति एक वैश्विक भू राजनीति में अद्वितीय स्थान प्रदान करती है, यानी कि कोई ऐसी राजनीति नहीं है इस राजनीति के अलावा पूरी दुनिया में। इस क्षेत्र को वैश्विक भू राजनीतिकरण में एक विशिष्ट भूमिका प्रदान की है इसके रणनीतिक निर्माणों के रूप को तैयार करने में। जैसे कि शीत युद्ध के दौरान कैसी थी सोवियत संघ के पतन के बाद की रणनीति, हाल के वर्षों में वैश्विक रणनीति और क्षेत्रीय भू रणनीति, इन सब के बारे में, इनके महत्व के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं शीत युद्ध के दौरान की दक्षिण एशिया की नीतियों के बारे में। सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद प्रारंभिक शीत युद्ध के वर्षों में प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के गहन विभाजन के बाद दोनों देशों के बीच सीधे सीधे राजनीति को आकार देना शुरू हो गया था। भारत में 1960 में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई इस दौर में। इसके बाद सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति, मित्रता और सुरक्षा की संधि कर ली थी भारत ने। दूसरी ओर पाकिस्तान ने 1950 में दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन में शामिल होकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी। इन सब के होने के बाद भी दोनों देशों बाद में गुट निरपेक्षता के सदस्य बन गए। तो दो प्रमुख शक्तियों के लिए अपनी आत्मीयता को बदलने के लिए कुछ नहीं किया। 1971 के दौरान जब यह द्वंद्व और अधिक स्पष्ट हो गया तो उपमहाद्वीप में शीत युद्ध की छाया रहने की संभावना थी। इसने 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण किया और इसमें भी भारत ने सार्वजनिक स्थान नहीं लिया। पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन को अमेरिकी CIA के समर्थन में प्रॉक्सी बनाई। इसके अलावा बात कर लेते हैं आतंकवाद जैसे वैश्विक मुद्दे की, जो कि एक वैश्विक मुद्दा है। दक्षिण एशिया और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में, जो कि 1990 के दशक में आया था, अफगानिस्तान से सोवियत वापसी हुई, पाकिस्तान से आतंकवाद बुनियादी ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। सीमा पार आतंकवाद के माध्यम से भारत के खिलाफ निर्देशित किया जा रहा था, जो कि पहले से ही था। 1980 के दशक में इसकी वृद्धि देखी गई और 1998 तक परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद दक्षिण एशिया को एक वैश्विक फ्लैश पॉइंट के रूप में
माना जाने लगा, जिससे दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच में परमाणु टकरावों की जो आशंका थी वो बढ़ गई। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2001 में 9/11 के हमले में अमेरिका को फिर से तस्वीर में ला दिया, क्योंकि पाकिस्तान फिर से वैश्विक आतंक के खिलाफ युद्ध में एक प्रमुख सहयोगी बन गया था। तो भारत पाक का संबंध लगातार बिगड़ता रहा। सार्क की छत्रछाया में किए गए सहयोग पहलों पर कुछ अच्छी शुरुआत करने में भी विफलता मिली। दक्षिण एशिया और चीन की बात कर लेते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो चीन एक ऐसा कारक है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण बने रहने की संभावना जो है बनाई है। दक्षिण एशिया का एक निकट पड़ोसी है चीन, जिसकी भौगोलिक उपस्थिति को निश्चित रूप से नकारा नहीं जा सकता। चीन धीरे धीरे इसे अपने वन बेल्ट वन रोड पहल का हिस्सा बनाकर श्रीलंका में हनबनटोटा पोर्ट, पाकिस्तान में गवादर पोर्ट और बांग्लादेश में मनगोला पोर्ट जैसी कई बड़ी बुनियादी ढांचे परियोजनाओं की शुरुआत करके इसे भू राजनीतिक लाभ में परिवर्तित कर रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और नेपाल में सड़कें और रेल परियोजनाओं के संकेत हैं कि यह पहले से ही दक्षिण एशिया में एक गहरा प्रवेश कर चुका है। भारत की तुलना में अपने भौगोलिक नुकसान पर काबू पा रहा है। जहां एक और भारत चीन के साथ सीमित जुड़ाव जारी रखेगा, वहीं वह अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हिस्से के साथ चतुर्भुज वार्ता ढांचे में अपनी उपस्थिति का उपयोग करने पर भी विचार करेगा। फिर से दक्षिण एशिया की भू रणनीति पर चीन की छाया है, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ उसके मधुर संबंध हैं, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ। अब कुछ जान लेते हैं हम आर्थिक विकास और सहयोग जो कि दक्षिण एशिया में होता आया है। चलिए जान लेते हैं दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास और सहयोग के कुछ पॉइंट। इसमें इस परिदृश्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस क्षेत्र में गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसी मानव विकास की भारी चुनौतियां मौजूद हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता एक समाज, राष्ट्र और क्षेत्र के समग्र आर्थिक कल्याण का केंद्र है। दक्षिण एशिया इसका अपवाद नहीं है। साथ ही यदि विकास का प्रचार समान रूप से इस क्षेत्र में हो तो दक्षिण एशिया के बेहतर आर्थिक विकास की संभावना और सकारात्मक जनसंख्याई लाभांश देखा जाता है। दक्षिण एशिया में मानव विकास। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास रैंकिंग के आधार पर 190 देशों का जो है निचला स्तर है। 190 देशों में अधिकांश देश निचले ही स्तर पर हैं, जैसे कि इनमें से श्रीलंका 72वें स्थान पर है। इसको छोड़कर नेपाल 142, बांग्लादेश 133, भूटान 129, भारत 131, पाकिस्तान 154वें नंबर पर शामिल है मानव विकास की रैंकिंग में। इसी के अलावा एक और सर्वे के आधार पर यूएनडीपी का बहुआयामी गरीबी सूचांक के आधार पर एमपीआई जो 2021 में 109 देशों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर हुआ था, तो उसके अनुभव के आधार पर यहाँ पर अभाव ही देखा गया। दुनिया की कुल आबादी की जो गरीबी है, कुल गरीबी का लगभग 532 मिलियन दक्षिण एशिया के भागों में देखा गया है। दक्षिण एशिया दुनिया की कुल आबादी का लगभग 5वां हिस्सा है। बहुआयामी गरीबी की समस्या इसे और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती है, जिसके लिए ठोस नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह स्थिति कई बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद गहरी अंतर क्षेत्रीय असमानता से और भी जटिल हो जाती है। अब जान लेते हैं आर्थिक विकास के बारे में। दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास
मानव विकास संकेतों ने आमतौर पर चिंता व्यक्त की है कि दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हाल के वर्षों में आर्थिक विकास में कुछ सकारात्मक संकेत हमें दिखाई दिए हैं। 1990 के दशक में जब अधिकांश दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्था विभिन्न प्रकार के आर्थिक सुधारों की पहल में लगी हुई थी, तो तब हमें 5% जो विकास दर है वो देखने को मिली है। 2000 से 2008 तक वित्तीय संकट से ठीक पहले विकास दर हमें 7 से 8% तक पहुंची हुई दिखाई देती है। इसने संकेत दिए हैं कि सकारात्मक परिवर्तन और उत्पादक कार्यबल के मिलने से दक्षिण एशिया में विकास के अवसर पैदा किए जो पहले गायब थे। इससे पूरे क्षेत्र में गरीबी रेखा कम हो रही है। हालांकि जो विश्व बैंक ने 2021 और 2022 में इस क्षेत्र की 7 से 1% बढ़ने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि डिजिटलकरण और सेवा पर आधारित क्षेत्रों के नेतृत्व में होगी। यह कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिस पर अभी आबादी का बड़ा हिस्सा निर्भर है, और श्रम क्षेत्र में जिसमें से अधिकांश अभी भी असंगठित क्षेत्र में है और महामारी संकट के दौरान सबसे अधिक खामियाजा भुगत रहे हैं। क्षेत्रीय सहयोग की बात करें तो उपयुक्त आर्थिक चुनौतियों और संभावनाओं के बीच क्षेत्रीय सहयोग एक प्रमुख साधन बन सकता है, जिससे दक्षिण एशिया की विकास कहानी को एक सामूहिक पारस्परिक रूप से लाभकारी ढांचे में ले जाना चाहिए था, जिसमें अधिकांश देश समान रूप से समस्या का सामना कर रहे थे। इस क्षेत्र में 1985 में दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के निर्माण के साथ एक अच्छी शुरुआत की। प्रारंभिक दशकों में धीरे धीरे प्रगति हुई, लेकिन गरीबी उन्मूलन, व्यापार उदारीकरण आदि जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। सार्क देशों ने सामान्य स्थिति बनाए रखने का प्रयास किया। राजनीतिक मुद्दों को विचार विमर्श से बाहर रखा जाना चाहिए, और सार्क अभी भी सार्क प्लेटफॉर्मों पर प्रकट होने वाले राजनीतिक संघर्षों के साथ प्रतिबंधित हुआ, लेकिन पूरी प्रक्रिया को पटरी से नहीं उतारा गया। हालांकि पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच संचार के पूर्ण रूप से टूटने से इस प्रक्रिया को काफी हद तक रोक दिया गया है। सार्क प्रक्रिया की व्यवहारिकता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अपने तत्काल पड़ोसियों की बजाय ट्रांस रीजनल पार्टनरशिप के प्रति भारत का बढ़ता झुकाव इसकी पड़ोस पहले नीति और बैकफुट पर डाल रहा है। शब्द के आदर्श अर्थ हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ साथ हैं और एक कैलिब्रेटेड पड़ोसी नीति एक अधिक प्रबुद्ध अंतरक्षेत्रीय नीति के लिए आधार बना सकती है, और दोनों को परस्पर अन्याय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। तो ये थी हमारी ये पूरी इकाई, हमने पूरी अच्छे से पढ़ ली है। इसमें हमने जाना इतिहास, भूगोल, संस्कृति दक्षिण एशिया की। इसके बाद में हमने जाना औपनिवेशिक विकास के बारे में, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में, समानताएं राजनीति सीमाओं से परे थी, इसके बारे में हमने जाना। एक आदर्श स्थिति में इन क्षेत्रों को एकीकृत करने के लिए आधार बनाना चाहिए था, ऐसा हमने इस इकाई में जाना। जनसंख्या, गरीबी, अभाव के संबंध में एक आम चुनौती जो है इस क्षेत्र में हमें देखने को मिल जाती है। समुदाय के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, सही उम्मीदवार बनाता है ये सब। औपनिवेशिक शासन के अंत के बाद देशों के साथ और उनके बीच राजनीति सामान आई। धर्म, पहचान और जातीय राजनीति की विरासत की पूर्णता ले गई, और इसके बाद में इसके ऊपर भी मतभेद हुआ। और इसके बाद में शीत युद्ध के दौरान हमें गुटनिरपेक्षता की नीति देखने को मिल जाती है, जिसका दक्षिण एशिया में को सामना करना पड़ता था। विभाजन जैसी स्थिति जिसका पूरे दक्षिण एशिया में हमें देखने को मिला है।
अर्थव्यवस्था के लचीलेपन, मानवीय प्रकृति के बारे में हमने बहुत अच्छे से इसमें पढ़ लिया है। बेहतर दक्षिण एशिया के लिए इन नीतियों को बनाने और लागू करने में इन मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखने की जिम्मेदारी दक्षिण एशिया की सरकारों की होगी। इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से जान लिया है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। प्लीज़ गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो। ये पूरी प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर आ जाएगी जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ गाइस, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।